नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल, ठीक है ना? यानी कि आपको मालूम है कि हम आपको बिहार स्पेशल के टॉप 2000 जो प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं, उसी सीरीज का आज का वीडियो नंबर कितना है दोस्त? 41 नंबर है, ठीक है ना? यानी इससे पहले पूरे के पूरे 40 तक यानी कि 40 पार्ट तक हमारे चैनल पे पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, आराम से जाके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्त? सबसे बड़ी बात क्या बताना चाहते हैं कि आप ना दोस्त बिहार के किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो, जैसे में आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, साथ ही साथ बिहार पुलिस हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, यानी कि राज्य स्तरीय आप किसी भी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हो, यह चैनल और ये आपको सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है ना, उसके बाद पी बाई क्यू, सारा का सारा इसमें कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है ना? आपको कहीं और भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज के प्रश्नों को देख लेते हैं और नए विद्यार्थी जो है यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको खुद मालूम चलेगा ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न क्या है, 401 नंबर है। अभी जस्ट आपको बताया है कि 400 यानी कि 40 पार्ट के अनुसार हम अभी पूरे के पूरे 400 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना? एक बार आप जाइए और हमारे चैनल में पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आराम से देखिए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों को ध्यान से समझते हैं। तो देखिए बोल रहा है 401 प्रश्न कि भोजपुर के उज्जैनीय वंश का जो संस्थापक थे, आखिर वह कौन था? ठीक है ना? ये भोजपुर के उज्जैनीय वंश की बात कर रहा है, ठीक है ना? उसके संस्थापक कौन था? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है संतन सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर बी है फूलचंद्र, या फिर ऑप्शन नंबर सी है इंद्रिमुरपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है महेश देव। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है, ठीक है ना? तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संतन सिंह हो जाएगा, ठीक है ना? संतन सिंह जो है ये भोजपुर उज के उज्जैनीय वंश के ना संस्थापक थे। कौन थे? उज्जैनीय वंश के संस्थापक थे। समझ में आ गया? तो इसको याद जरूर रखिएगा, ऑप्शन नंबर है संतन सिंह, ठीक है ना? अब हम चलते इसको और भी व्याख्या के माध्यम से देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है, ठीक है ना? बस आपको बिल्कुल व्याख्या ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि भोजपुर के जो उज्जैनीय वंश का एक प्रमुख राजपूत वंश था, जिसका शासक जो है बिहार के भोजपुर में था। कहाँ था? बिहार के भोजपुर में था। इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? आगे वाला में क्या दिया गया है व्याख्या में कि ये जो वंश था ना, वे स्वयं को उज्जैन के क्षत्रिय राजाओं की संतान मानता था। क्या मानता था? संतान मानता था। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? उज्जैनीय वंश कहा जाता था। समझ में आ गया ना? अगला जो थ्योरी दे दिया है ये आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये जो वंश है ना, ये मुख्य रूप से भूमिहार यानी कि राजपूतों से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिनकी बिहार में ना सामाजिक और राजनीतिक स्थिति काफी ज्यादा प्रभावशाली रही है, ठीक है ना? मेनली क्या बात है कि इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? संतन सिंह थे, जो कि संतन सिंह का वास्तविक नाम क्या है, यानी कि मूल नाम क्या है? देवराज था। समझ में आएगा ना? यानी कि ये जो संतन सिंह है इनका मूल नाम क्या है? देवराज था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना? तो दोस्त देखिए हम जितना आपको व्याख्या बता देते हैं ना, बिल्कुल आपको ईमानदारी पूर्वक देखना है, और जितना ही हम क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं, अगर वाकई में ईमानदारी से कंप्लीट करते हैं ना, बता रहे हैं कि आप बिहार के किसी एग्जाम में बैठिए, आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बिल्कुल आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। 402 नंबर बोल रहा है प्रश्न कि उर्दू भाषा में बिहार का प्रथम इतिहास किसने लिखा था? देखिए बोल रहा है कि उर्दू भाषा में बिहार का प्रथम इतिहास किसने लिखा था, ठीक है ना? ऑप्शन पर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद यूनुस, या फिर ऑप्शन नंबर बी है शाह अजीमाबादी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है इनायत अली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बिलायत अली। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्त, अगर आपको जानकारी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ना ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, ठीक है ना, कि आपने सच में कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है ना? और एक और बात, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर ये जो टारगेट है 2000 का, उसको कंप्लीट करें। बिल्कुल दोस्त आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, और 110% आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है रिसर्च करके पी बाई क्यू वीवीआई क्वेश्चन लाने में थोड़ा सा आपको लेट होता है, लेकिन आपके लिए पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। बस आप चैनल की वीडियो को ना बारी बारी से ईमानदारी पूर्वक देखते रहिएगा, ठीक है ना?
अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे। तो देखिए, ये जो उर्दू भाषा में बिहार के जो प्रथम इतिहास थे, आखिर वो किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, शाह अज़ीमाबादी ने, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन थे? शाह अज़ीमाबादी ने। इन्होंने उर्दू भाषा में बिहार के प्रथम इतिहास लिखा था, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इनके बारे में और भी सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं। ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिए, जिसको हम बता रहे हैं, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्लियर होते के साथ-साथ आपको व्याख्या भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए ये देखिए, बोल रहा है कि शाह अज़ीमाबादी ने उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास यानी कि नक्शा पायदार शीर्षक से लिखा था। समझ में आएगा ना? नेक्स्ट थ्योरी क्या बोल रहा है कि शाह अज़ीमाबादी का जो असली नाम था, यानी कि इनका मेन नाम क्या था? सैयद शाह मोहम्मद हुसैन था। क्या नाम था? सैयद शाह मोहम्मद हुसैन था। वे जो बिहार के एक प्रसिद्ध जो है ना साहित्यकार थे और इतिहासकार भी थे। समझ में आएगा ना? उनके द्वारा लिखा गया यह इतिहास उस समय के सामाजिक यानी कि सोसाइटी और हमारे जो सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं को भी दर्शाता था। समझ में आ गया ना? यानी कि हमारे सोसाइटी, कल्चर को भी इन्होंने उस बुक में, उस इतिहासकार, साहित्यकार में उन्होंने दर्शाया भी था। समझ में आ गया ना? तो ये जो व्यक्ति थे सैयद शाह मोहम्मद, ये एक प्रकार के इतिहासकार तो थे ही, साथ ही साथ साहित्यकार भी थे। समझ में आ गया ना? तो इन्होंने ही जो है बिहार को सबसे पहले उर्दू भाषा में पहला इतिहास या नक्शा लिखा था। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ें आपको बिहार के जब बारी-बारी से पूछता है, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से समझ के चलिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? ये जो प्रश्न जो है ये 403 नंबर, ये कथन से रिलेटेड है। किससे है? कथन से। तो ऐसे प्रश्नों को ना बिल्कुल आपको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल समझ के आगे बढ़ना है और ऐसे-ऐसे प्रश्न भी जब सामने आएँगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम इसमें सब कुछ कंप्लीट करवाएँगे, ठीक है? बोल रहा है कि तीन-कठिया प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना? अब तीन-कठिया प्रणाली क्या था? तो चलिए दोनों कथन दिए गए, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है ना? पहला कथन बोल रहा है कि तीन-कठिया जो प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। पहला कथन बोल रहा है, ठीक है ना? दूसरा कथन बोल रहा है कि चंपारण कृषि समिति की सिफारिशों पर तीन-कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया था तथा किसानों से वसूले हुए अवैध धन को 50% वापस कर दिया गया था। अब बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? अब दिया हुआ है कथन, यानी कि इन कथनों में से कौन-सा कथन सही होगा, उसको आपको सही टिक लगाना है, ठीक है ना? तो पहले प्रश्न को ये बोला गया है कि आपको मालूम है कि तीन-कठिया प्रणाली क्या था? 3/20वें हिस्से में खेती करने के लिए अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया था, यानी कि ज़बरदस्ती खेती करवाते, ये तो आपको मालूम है। तो यानी कि पहला कथन जो है हमारा सही हो जाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरा कथन जो बोल रहा है कि अवैध अवैध वसूली के जो धन थे, वो 50% वापस कर दिए गए थे। नहीं दोस्त, ये 50% नहीं बल्कि मात्र कितना? 25%, यानी कि 25% मात्र वापस कर दिया गया था। समझ में आएगा ना? तो यानी कि पहला जो कथन है वो सही हो जाएगा, लोगे वहीं पर दूसरा कथन गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50% दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 50% ना होकर 25% होगा। समझ में आ गया ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? एकदम आपको सटीक तरीके से मार के आइएगा, बस आपको ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसको और भी सॉल्यूशन के माध्यम से समझ लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो दूसरा कथन जो है आपको बता ही दिए कि 25% वापस कर दिया गया था, ठीक है ना? जो कि आपको वहाँ पर लिखा हुआ था कितना? 50%, जो कि आपको गलत था। समझ में आ गया ना? तो पहला कथन कैसे सही है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला कथन सही है, कैसे? समझिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आपको मालूम है ये कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना? और ये भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है ना? उन्होंने इस आंदोलन में क्या दिक्कत थी? तो देखिए, अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों के साथ एक समझौता किया था, ठीक है ना? जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। समझ में आ गया ना? और इसी प्रथा को क्या बोला जाता है? तीन कठिया प्रथा कहा जाता है। समझ में आएगा ना? और इसी वजह से पहला कथन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? और दूसरा कथन क्यों गलत हुआ यह तो आपको बता ही दिए, ठीक है ना? अब चलिए हम आपको अगले एक प्रश्न पे लेके चलते हैं। देखिए दोस्त, अगर आपको वीडियो सच में बेहतर लग रहा है ना, तो वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके, रिसर्च करके आपके लिए, ताकि आप क्वेश्चन कोई भी हो, आपके लिए कोई नया ना लगे, सारे रिसर्च करके लेकर आते हैं। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? बोल रहा है 404 नंबर प्रश्न, बोल रहा है कि बिहार में ये जो तुर्क शासन की जो स्थापना है, आखिर उसको क्रेडिट यानी कि श्रेय किसे दिया जाता है? समझ गया क्या?
अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, आखिर इनमें से किसको श्रेय दिया जाता है बिहार में तुर्क शासन की स्थापना का? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर ऑप्शन नंबर सी है इल्तुतमिश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बख्तियार खिलजी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपको मालूम है कि ये बिहार में जो तुर्क शासन की स्थापना है उसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। ठीक है ना? आपको तो मालूम हो कि 12वीं सदी में इन्होंने जो यानी कि 12वीं सदी में, ठीक है ना, 12वीं शताब्दी में इन्होंने आपको हमारे बिहार में विश्वविद्यालय किस तरीके से नष्ट किया था, ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा ही बिहार में तुर्क शासन की स्थापना का क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं इसको और भी व्याख्या के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है ना? तो देखिए बोल रहा है कि बिहार में तुर्क शासन की जो स्थापना का जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है? बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। समझ में आ गया ना? बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। इसका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। समझ में आ गया ना? एक और चीज जान लेते हैं जो कि अभी आपको पता है कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। समझ में आ गया ना? तो ये दोनों चीजें आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे बार बार पूछा जाता है, खासकर इस व्यक्ति से, बख्तियार खिलजी के द्वारा। समझ में आ गया ना? तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, ठीक है दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 405 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? बोल रहा है कि 16वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है ना, गंगा नदी के तट पर स्थित जो पटना शहर का पुनरुद्धार किसने किया था तथा इसे प्रमुख प्रशासनिक और कमर्शियल सेंट्रल बनाया गया था, यानी कि वाणिज्यिक केंद्र बनाया था? आखिर वो किसने बनाया था? ठीक है ना? इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना? तो चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन पे देख लेते हैं। तो इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है अजीमुशान, या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है शेरशाह सूरी, या फिर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, या फिर ऑप्शन नंबर डी अकबर। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? तो देखिए ये जो याद रखिएगा कि 16वीं शताब्दी में जो मध्य में गंगा नदी के तट पर जो पटना शहर है इसके जो पुनर्द्वारा, ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात है इसका जो प्रमुख प्रशासनिक और सेंटर यानी कि कमर्शियल सेंट्रल किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इनका 5 साल का ही कार्यकाल था, लेकिन क्या गजब का उन्होंने विकास किया था, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि शेरशाह सूरी ने जो है पटना शहर का पुनर्द्वार किया था और साथ ही साथ प्रशासनिक और कमर्शियल केंद्र का भी उन्होंने निर्माण किया था। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन चलिए हम और भी सॉल्यूशन के माध्यम से समझ लेते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना? बोल रहा है कि मध्यकाल में पटना का जीर्णोद्वार यानी कि दोबारा निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है ना? उन्होंने 1541 ईस्वी में पटना को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित किया था। समझ में आ गया? अब हम जान लेते हैं कि आखिर शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा फरीद खान था। क्या नाम था? फरीद खान था, ठीक है ना? भारत में सूरी साम्राज्य के जो संस्थापक थे, ठीक है ना, ये कौन थे? संस्थापक थे कौन? सूरी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? फरीद खान थे। फरीद खान आखिर किसका वास्तविक नाम था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था, ठीक है ना? और इन्होंने भारत में सूरी साम्राज्य की संस्थापक भी थे, ठीक है ना? अब इनका जो कार्यकाल था कितने से कितने था? तो 1540 से 1545 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है ना? और ये 5 साल जो था ना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत था, जो कि अभी के 5 साल उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर था, ठीक है ना? अगला थ्योरी क्या बोल रहा है कि ये जो फरीद खान थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा सासाराम में, यहीं रोहतास में हुआ था, ठीक है ना? उनके पिता का नाम क्या था? हसन खान था, ठीक है ना? जो कि सूर के जौनपुर के जागीरदार थे। कहाँ के? जौनपुर के जागीरदार थे, ठीक है ना? तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं इसको आप ज़रूर याद रखिए। इनके पिताजी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका शासन कब से कब था, ये सारी चीज़ें इस व्याख्या में हम कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना? अब अगला थ्योरी बोल रहा है ये जो शेरशाह सूरी ने ये बंगाल के शासक को जब हराया था और उसी टाइम उन्होंने शेर खान की उपाधि भी धारण किया था, ठीक है ना? और पूछता है कभी कभी कि शेर खान की उपाधि कब मिला था? तो याद रखिएगा बंगाल के शासक को हराने के बाद उन्होंने शेर खान की उपाधि धारण किया था। समझ में आएगा दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बिल्कुल आपको समय नहीं गवाया जाएगा, ए टू जेड कंप्लीट करवाएंगे हर तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना? इजी, मॉडरेट और, ठीक है ना, इजी करवाएंगे, मॉडरेट करवाएंगे और हार्ड भी पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है ना? बस आपको ध्यान से देखना है। बोल रहा है 407 नंबर, बोल रहा है कि ये जो बलथर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन से कथन सही है, ठीक है ना, कौन से कथन सही है की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कथन पे चलते हैं। तब पहला कथन क्या बोल रहा है, ये जो मिट्टी है ये गंगा के मैदान के दक्षिण सीमा पर पाई जाती है, ठीक है ना, कौन सी, बलथर मिट्टी। दूसरा कथन बोल रहा है कि इस मिट्टी में रेत कंकड़ अधिक होते हैं और लोहे की जो प्रचुरता के कारण इसका रंग जो है पीला और लाल होता है, समझ में आएगा ना। तीसरा जो कथन बोल रहा है कि इस मिट्टी में जल भंडारण क्षमता अधिक होती है और ये मुख्यतः गेहूं और धान की खेती की जाती है, समझ में आएगा ना। अब आपको बताना है कि आखिर इन तीन कथनों में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि देखिए ये जो मिट्टी है ना, बलथर मिट्टी, ये जो है गंगा नदी के जो है ना दक्षिण वाले एरिया में पाया जाता है। जैसे में समझ लीजिए कि छोटा सा एक हम आपको बिहार बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये बिहार है, ठीक है ना। अब बिहार के बीचों बीच गंगा नदी निकल रही है दोस्त। तो ये जो गंगा नदी के ये वाला मैदानी वाला एरिया की ये साइड वाला एरिया है ना, ये वाला, यही जो है ना आपको बलथर मिट्टी का एरिया है, समझ में आएगा ना। और यहीं पर जो है दक्षिणी सीमा में बलथर मिट्टी पाई जाती है, समझ में आ गया। यानी कि ये जो गंगा नदी है इसी गंगा नदी के साइड वाले एरिया में, ये दक्षिण वाले एरिया में, इधर नहीं बल्कि इधर इधर वाला, समझ में आएगा। तो यहीं पर जो है बलथर मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं इस बलथर मिट्टी में, आपको मालूम होना चाहिए कि रेत तो मिलता ही है, साथ ही साथ कंकड़ मिलता है और ये जो लोहे की प्रचुरता है ना ये भी आपको उसमें देखने को मिलता है। और यही वजह है कि इस मिट्टी का जो रंग होता है ना ये पीला और लाल होता है। और ये मिट्टियों से सवाल ना हम एक बार अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में हम मिट्टियों से पूरा कंप्लीट करवाएंगे, बिहार की मिट्टी है, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है, लेकिन यहाँ पूरा आपको देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये आपको पहला कथन और दूसरा कथन सही है। लेकिन वही बात करें तीसरा कथन, तो तीसरा कथन क्या बोल रहा है कि इस मिट्टी में जल भंडारण की जो क्षमता है ना वो अधिक होती है। नहीं दोस्त, ये जो मिट्टी है ना इसमें जल भंडारण की जो क्षमता होती है वो क्या होती है दोस्त, तो ये कम होती है। क्या होती है, ये कम होती है। और यही वजह है कि तीसरा नंबर गलत हो जाएगा, समझ में आ गया ना। यानी कि इस मिट्टी में जो जो जल की भंडारण की जो क्षमता होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। यहाँ पर लिखा है अधिक होती है, नहीं कम होती है, इसीलिए तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक और दो। अब बताइए इसमें कौन सा एक और दो है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक और दो हमारा सही आंसर हो जाएगा, समझ में आएगा दोस्त। तो ऐसे ही प्रश्नों को आपको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने व्याख्या को भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बिना व्याख्या के मजा आएगा दोस्त, बिल्कुल नहीं मजा आता है, ठीक है ना। चलिए समझ लेते हैं। तो बोल रहा है कथन पहला सही कैसे है, तो बिहार में जो बलथर मिट्टी है ये गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर पाई जाती है, समझ में आएगा ना। दूसरा कथन बोल रहा है क्यों सही है कि बलथर मिट्टी में रेत, ठीक है ना, कंकड़ अधिक होते हैं और लोहे की प्रचुरता के कारण इसका जो रंग होता है ना पीला और लाल होता है। और यही वजह है कि पहला और कथना दूसरा कथन सही हो जाएगा। लेकिन वही भी बात करें तीसरा कथन की जो कि आपको अभी बताए क्यों गलत है, तो बलथर मिट्टी की जो जल की भंडारण क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है। और इसमें जो मक्का, अरहर, गुलथी, चना, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें उगाई जाती है, समझ में आएगा ना। और यही वजह कि तीसरा कथन गलत हो गया, ठीक है ना। तो हम आपको तीनों कथन आपको पूरे विस्तार में बता दिए, तो ऐसे ही आपको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, ये जो है आपको 407 नंबर प्रश्न है और ये जो है जल प्रपात से है, ठीक है ना। यानी बोल रहा है जल प्रपात और उसकी अवस्थिति के निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलाने के लिए दिया गया है कि कौन सा जल प्रपात कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो चलिए समझ लेते हैं। तो बोल रहा है ये जो काकोला जल प्रपात है ये कहाँ है, दुर्गावती, कशिश, करकट, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है भागलपुर, कैमूर, रोहतास, नवादा, ठीक है ना। अब बताना इसमें से कौन सा जल प्रपात कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो देखिए काकोला जलप्रपात, दुर्गावती, कशिश। तो देखिए पहला जो है ये गलत हो जाएगा, ये भागलपुर में नहीं है, ठीक है ना। दुर्गावती ये जो है आपको कैमूर में, ये सही है, ठीक है ना। कशिश जो है ये भी सही है, रोहतास है, ठीक है ना। लेकिन करकट जो है नवादा नहीं, बल्कि ये नवादा में नहीं बल्कि ये कहाँ है दोस्त, ये कैमूर में है, ठीक है ना। कहाँ है, कैमूर में, समझ में आएगा ना। तो ये सही हो जाएगा। और ये काकोला जो है ये भागलपुर में ना होकर बल्कि नवादा में होगा। कहाँ पर होगा, नवादा में। यानी कि देखिए आपको थ्योरी थ्योरी तो बता दिए, आप इधर भी देख लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए ये जो है आपको कैमूर वाला एरिया है, ये रोहतास वाला एरिया है, ठीक है ना। और ये वाला जो एरिया है नवादा वाला एरिया है, समझ में आ गया ना। तो आपको जब समझते हुए आप आगे बढ़िएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो नवादा वाला एरिया है ये कैमूर है, ये रोहतास है, समझ में। इधर आपको गया पड़ेगा लेकिन गया से कोई मतलब है नहीं हमारा, है कि नहीं। तो ये जो दो गो है, दो और कौन सा, तीन, यानी कि दो और तीन जो है ये आपका सही है, ये दोनों को दोनों गलत है, ये और गलत है, ठीक है ना। क्योंकि काकोलत जो है ये आपको नवादा में पड़ेगा, कैमूर भागलपुर में नहीं पड़ेगा। और करकट जो है ये जो है आपको कैमूर में पड़ेगा, नवादा में नहीं पड़ेगा, समझ में आएगा ना।
तो अब ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन पे कौन कौन सही है, तो एक और सॉरी 2 और 3, तो ऑप्शन कौन सा है 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2 और 3। समझ में आएगा ना। तो ऐसे ही चीज़ों को समझते हुए आप चलिएगा ना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। आपको थ्योरी के माध्यम से मिला भी दिए और आपको मैप के माध्यम से बता दिए, तो ये आपका सही है, आपको बता भी दिए, ठीक है ना। आपको समझ गया क्या ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको व्याख्या भी देख लेते हैं। तो देखिए मिलाने वाला दे दिया गया है, तो देखिए आपको बताया ना कि काकोलो जो है नवादा में है, दुर्गावती कैमूर में है, कशिश जो है रोहतास में है, करकट जो है आपको कैमूर में है। समझ में आएगा ना, ये चीज़ आप जरूर याद रखिए। समझ में आएगा दोस्त। अब चलते हैं आपको अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 408 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा नॉइस आ रहा है दोस्त, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए अब 408 नंबर प्रश्न क्या है कि नदियों और गंगा के साथ, ठीक है ना, नदियों और गंगा के साथ उनका संगम स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है, ठीक है ना। तो आप बताइए कौन सा युग सुमेलित है। अब कर्मनाशा, ठीक है ना, घाघरा, कोसी, सोन, ऐसे तरीके से 4 नदी है। अब बताना है कौन सी नदी कहाँ पर जाके गंगा के साथ संगम करती है, यानी कि गंगा के साथ मिलती है। अब बताना है आपको सही तरीके से। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये मिलाने वाला है, और ऐसे प्रश्न को बिल्कुल घबराना नहीं है। खासकर बीपीएससी या बहुत सारे बिहार दरोगा या फिर बहुत सारे बिहार के एग्जामों में ऐसे ही मिलाने वाला आता है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आप घबराना नहीं है, एकदम ध्यानपूर्वक आपको कंप्लीट करवाना है। हम नदियों से सवाल तो पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, एक और सेपरेट वीडियो में आपको बता देंगे कि गंगा के अलग अलग जगह पे कौन सी नदियाँ जाकर गंगा से मिलती है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो देखिए ये बता रहा है कि कहाँ पर कौन सी नदियाँ मिलती है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो करमनसा है, ठीक है ना, करमनसा जो है आपको चौसा में मिलती है, ठीक है ना। और कोसी जो आपको कुर्सेला में मिलती है, ये भी सही है। करमनसा ये भी सही है, यानी कि चौसा भी सही है, ठीक है ना, यानी कि पहला और तीसरा सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, ठीक है ना। ये जो है बक्सर के, ठीक है ना, ये बक्सर के, ठीक है ना, चौसा में जाकर मिल जाती है। करमनासा जो नदी है ये गंगा में कहाँ पर मिलती है, चौसा में जाकर मिल जाती है। वहीं बात करें कोसी नदी, ये कुर्सेला में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन घाघरा जो है ये आपको दानापुर में मिलती है, ठीक है ना। ये जो घाघरा है ये आपको छपरा में जाकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, छपरा में जाकर मिलती है, ठीक है ना। और ये जो सोन नदी है ये हाजीपुर में ना मिलकर बल्कि दानापुर में जाकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, दानापुर में जाकर मिलती है, ठीक है ना। तो इसको आप जब ध्यान से देखिएगा तो आपको कंप्लीटली जानकारी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 नदियाँ ही सही तरीके से दिए गए जहाँ पर जाकर मिलती है, एगो करमनसा है और एगो जो आपको कोसी नदी है, ठीक है ना। कोसी जो कुर्सिला में और करमनसा चौसा में, यानी कि 1 और 3, ठीक है। तो अब 1 और 3 कहाँ पर है, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरीके से बता दें, चलिए हम आपको व्याख्या के अनुसार भी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, देख रहे हैं कितना फ्रेश तरीके से किया गया है। देखिए बोल रहा है करमनासा जो है कहाँ पर मिलता है, चौसा के पास से, बक्सर में चौसा के पास, घाघरा छपरा के पास, कोसी कुर्सेला में, ठीक है ना, सोन नदी दानापुर यानी कि हरदी छपरा में के गांव में मिलती है, ठीक है ना। कमला जो है काढ़ा गोला के पास मिलती है, बूढ़ी गंडक मुंगेर के पास, और गंडक जो है पहलेजा घाट के पास मिलती है। समझ में आएगा ना। बहुत सारी नदियों को यहाँ पर लगा दी हैं, आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि रिवीजन जब कीजिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है 409 नंबर सवाल, बोल रहा है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिकांश जिले स्थित है, यानी कि बोल रहा है बिहार का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में जो जिले स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है दक्षिण पठारी क्षेत्र जोन 3 के ए, पूर्वी मैदान का पठारी क्षेत्र जो है जोन 2 है, और दक्षिण पठारी मैदान का जो है 3 बी है, या उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जोन 1 है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर पश्चिमी का मैदानी क्षेत्र जोन 1। ये जो जोन 1 है ना इसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, जोन 1। अब जोन 1 कहाँ पर है, तो उत्तर पश्चिमी मैदानी के क्षेत्र में जोन 1 है, ठीक है ना। अब हम चलिए व्याख्या के साथ साथ आपको मैप के अनुसार भी बता देंगे, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। जोन 1 में हमारा सबसे ज्यादा जिले आते हैं। अब चलिए हम आपको व्याख्या के अनुसार समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो बोल रहा है कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला जो है उत्तर पश्चिमी मैदान जोन 1, इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले आते हैं। कौन कौन सा जिले आते हैं, तो इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और गोपालगंज शामिल है। ये जो 13 जिले हैं ना ये जोन 1 में आते हैं। जोन 2 में जो 8 जिले आते हैं जो कि उत्तर पूर्वी में पड़ता है,
जोन 3 के ए में दक्षिण पूर्व जिसमें 6 जिले आते हैं, और जोन 3 के बी में दक्षिण पश्चिम जिसमें 11 जिले आते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर, तो थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब आपको मैप के अनुसार समझ लीजिए। तो पहले बिहार का मैप समझ लीजिए। ये जो है बिहार है, ठीक है ना, ये बिहार है, ठीक है ना। बिहार के बीचों बीच गंगा नदी अभी छोड़ दीजिए, इसको पहले ये समझिए, ठीक है ना। 4 जो है ये समझ लिए, ठीक है ना। ये हमारे बिहार हो गया, इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो जोन है ये 1 है, ठीक है ना। ये जो जोन है ये 2 है, समझ में आ गया। ये जोन है 2 है, ठीक है ना। और ये जो जोन है ये 3rd के, ठीक है ना, ये तीसरा का जो है बी है, ठीक है ना। और ये जोन जो है आपको तीसरा का जो है ए है, समझ में आ गया। तो ये जो 4 जोन है, ठीक है ना। तो इस वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन दोस्त, इसी जोन में सबसे ज्यादा जिले आते हैं, जो कि कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। आपको जस्ट बता ही दिए। बारिश जो होती है ना, बारिश वो सबसे ज्यादा जोन 2 में होती है, ठीक है ना। जोन 2 में सबसे ज्यादा बारिश, उसके बाद इधर थोड़ा थोड़ा करते करते यहाँ पर घटती है, लास्ट में सबसे ज्यादा यहाँ पर कम हो जाती है। किसमें, जोन 3 के बी में। किसमें, जोन 3 के बी में लगभग 100 सेंटीमीटर तक ले बारिश होती है, समझ में आएगा ना। हम अलग से सारा जलवायु की बातें बताएंगे, लेकिन आप इसमें समझ लीजिए कि 4 जोन बांटा गया है, लेकिन जोन 1 में सबसे ज्यादा जिले एरिया कवर होता है। यहाँ पर जिले भी लगा दिए, पूरे 13 जिले यहाँ पर बता दिए गए, ठीक है ना। जोन 2 में 8 जिले, जोन 3 में यानी कि 3 के ए में 6 जिले, और जोन 3 के बी में 11 जिले आते हैं, समझ में आएगा ना दोस्त। तो ये चीजें आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत आने वाला नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला छोड़ दिया गया है, आप आराम से एक बार उसमें बताइए। कहीं भी दिक्कत होगा, कोई भी चीज, हम आपको जरूर इसका कमेंट में रिप्लाई देंगे, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है 410 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर पठार को छोटा नागपुर से पठार से अलग करती है। देखिए दोस्त, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन आपको बिल्कुल समझा कर चीजें बताई जाएगी कि जब आप कहीं बैठिएगा तो आपको एग्जाम में कहीं भी प्रकार का दिक्कत ना है, ठीक है ना। अब कोई बात नहीं, इस वीडियो का अंतिम सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में आखिर कौन सी नदी है जो कैमूर पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है सोन, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पुनपुन नदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कर्मनासा नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है किऊल नदी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर है सोन नदी। ये जो सोन नदी है ना, ये कैमूर पठार को छोटापुर नागपुर से अलग करती है, समझ में आएगा ना। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर है सोन नदी। क्वेश्चन और ऑप्शन जरूर याद रखिएगा, इसी तरीके से घुमा फिर अगर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना दोस्त। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसको और भी ध्यानपूर्वक एक बार सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए बोल रहा है सोन नदी कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण और छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम में बहती है, ठीक है ना। जिससे ये दोनों पठारी क्षेत्र भौगोलिक रूप से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो सोन नदी है ना, ये कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण और छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम में बहती है, जिससे ये दोनों पठारी क्षेत्र जो है भौगोलिक रूप यानी कि जियोग्राफिकल रूप से जो है अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट थ्योरी क्या है, ये जो सोन नदी है आखिर ये उद्गम होती कहाँ से। वैसे तो नदियों वाली सीरीज में हम कंप्लीट करवाए हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये जो सोन नदी है ये उद्गम जो होता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ है ना, वहीं से होता है, ठीक है ना। ये जो उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए दानापुर, जो कि हरदी छपरा गांव के नाम से जानता है, वहीं पर जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, समझ में आएगा ना। तो ये जो दोनों चीजें आप जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान में आ जाए। और ये जो सोन नदी है जो कि कैमूर पर्वतमाला और छोटा नागपुर पठार को अलग करती है, ये कौन सी नदी है, सोन नदी है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त यहाँ पर जो है हमारा टोटल क्वेश्चन कितना कंप्लीट होता है, 410 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कितना होता है दोस्त, 410 क्वेश्चन आज के वीडियो में कंप्लीट होता है, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, रिवीजन करने में बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हम आपको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो QR कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त, कि इस आपको टेलीग्राम पे सिर्फ आपको जो पढ़ाया जाता है फ्री PDF तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ बिहार की जितनी भी वैकेंसी है ना, उसका सारा का सारा अपडेट कर दिया जाता है। करेंट अफेयर जितनी वैकेंसी आने वाली है, सारा का सारा अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है ना दोस्त। तो एक बार आप जाइए ज्वाइन करके देखिए, आपको खुद मालूम चला ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात दोस्त, नेक्स्ट वीडियो तो लेकर आएंगे ही, आप एक बार चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्यों, क्योंकि बिहार के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको कहीं भी दिक्कत ना है, इसके लिए ये चैनल आपके रामबाण साबित होगा, ठीक है ना। और जल्द ही आपको लिए हम आपको भूगोल,
भूगोल, साइंस, पॉलिटिक्स सब चीज़ लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना? इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ठीक है ना? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है?